अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक के साथ मैं सैफ रहमान हाजिर खिदमत। आजकल फ़लस्तीन, इसराइल और ये सारा जो मामला चल रहा है, ये इसको आलमी जंग बनती है नहीं बनती, इस तरह की चहमगोइयाँ हो रही हैं, क्या सराइयाँ हैं। एक तरफ ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, यानी एक छोटी सी पट्टी पर इतना गासबाना कब्ज़ा, बमबारी, ज़्यादतियाँ, जुल्म व जबर, और अरसा दराज से अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें भी मौजूद हैं। सीनियर पर्सनैलिटी और इस मामले में अथॉरिटी समझे जाते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस पे जनाब प्रोफेसर डॉक्टर फ़ारूक हसनात साहब। जनाब, हम आपको भी वेलकम कहते हैं। सो काइंड ऑफ यू कि अभी आप अमेरिका से लौटे और हमारे शिकंजे में आ गए हैं। तो जी जी, मेहरबानी। जी डॉक्टर साहब, मैं बात का आगाज़ आपसे करूँगा कि आज मैं एक सोशल मीडिया पे, हमारे एक दोस्त हैं, पर आई वोंट नेम हिम, वो कहने लगे जी ये हमास, तालिबान, ISIS, हिजबुल्लाह, इन सब को उन्होंने एक ही ब्रैकेट में फिट करके कह दिया कि ये रिलीजन बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। सो हाउ डू यू टेक दिस डेफिनेशन जनाब डॉक्टर साहब? पहले तो बात यह है कि टेररिस्ट किसी को भी कह देना और इस तरह, तो फिर हम जब से जंगे आज़ादी लोग लड़ते आए हैं वो सारी रिडंडेंट हो गई। जी वॉर ऑफ अल्जीरिया में चाहे लड़ाई लड़ी गई, या इंडोनेशिया में लड़ी गई, या टूनिशिया में लड़ी गई। हम तो ज़रा खुशकिस्मत थे, हमें कायद आज़म जैसे लीडर मिल गए, उन्होंने कानूनी तौर पे लड़ाई वो जंग लड़ी, लेकिन वो हथियारों के साथ नहीं लड़ी। जी लेकिन कौमें लड़ती आई हैं। और जैसे आपने कहा अपने इंट्रो में, आपने बिल्कुल सही कहा, मेरा भी ये ख्याल है अपना, कि जब आप किसी को दीवार के साथ इतना लगा दें कि उसको कीड़े मकोड़ा आप समझने लग जाएं, एक अपार्थाइड की रजीम कायम करें जिसमें जी उनकी ज़मीनों पे कब्जा करते जाएं। कहाँ ओस्लो अकॉर्ड की, जहाँ पे कहा गया था कि दो मुल्क बनेंगे, टू नेशन, जो फार्मूला दिया गया था, कहाँ कि अब इसराइल का पूरा उन्होंने फैसला कर लिया था कि हमने कॉलोनाइज करना है इस पूरे इलाके को और उनको जम करना है। तो ये इनको नजर आ रहा था फ़लस्तीनियों को कि ये आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ बढ़ रहे हैं, खासतौर पे वेस्ट बैंक की तरफ भी बढ़ रहे हैं। जी बल्कि हाल ही में मैं एक देख रहा था किसी जूइश का, उनके लेजिस्लेटर का बयान, कि उसने कहा था कि अब वक्त आ गया है कि हमें वेस्ट बैंक के ऊपर, और गाजा के वो नज़दीक इसलिए जाते हैं कि वो ओवर पॉपुलेटेड और काफ़ी वहाँ पे गुर्बत है, तो वेस्ट बैंक की उनकी तरफ पहले नज़र थी, वहाँ पे हम इनको जम कर लें और उस पर कब्जा कर लें। दूसरी बात है, जैसे हम सारे देख रहे थे टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर भी और सोशल मीडिया में भी, जिस तरह वो मस्जिद अक्सा की तौहीन कर रहे थे, बार बार। जो इनके सेटलर्स हैं ये बेसिकली क्रिमिनल्स हैं, ये टेररिस्ट अगर कोई है तो ये हैं, जो ये सेटलर्स हैं, जिनको पता नहीं कहाँ से दुनिया से कोनों में ला के फ़लस्तीनियों के ज़मीन पे चोरी करके और उन पे कब्जे करके उनको बसाया गया वहाँ पे, और उनको प्रोटेक्शन है इसराइल की फौज की। तो वो कर रहे थे और मसलसल कर रहे थे, जी प्रोटेस्ट भी हो रहा था, OIC ने भी प्रोटेस्ट किया, तुर्की ने खास तौर पे इस पे बहुत प्रोटेस्ट किया, और भी मुल्कों ने किया, लेकिन ये बाज नहीं आ रहे थे। इसलिए अब ये कोई भी इनके पास ऑप्शन नहीं बचा था। मैं तो हमास को फ़लस्तीनी कहूंगा ना, वो फ़लस्तीनी है, जी हमास तो वहां पे एक उनका नाम है। तो फ़लस्तीनियों के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा था कि वो ये कार्रवाई करते, और उससे ये एक सबक इनको मिलता इसराइलियों को भी, आप इनविंसिबल नहीं हैं। देखिए, इनको कहा गया था, हमें ये सिखाया गया था कि अमेरिका के खास तौर पे जो थिंक टैंक्स हैं या हुकूमत है, कि इसराइल के नज़दीक ना जाना, तौबा तौबा तौबा, वो तो ऐसी कुव्वत है कि आपको जला के रख देगी, उड़ा के रख देगी, उन जैसा कोई मुल्क ही नहीं है। जी जी तो पता चल गया ना कि ना इनके पास टैंक हैं, ना इनके पास हवाई जहाज हैं, ना इनके पास समुद्री जहाज हैं, ना इनके पास कोई सोफिस्टिकेटेड वेपन्स भी नहीं है जो बल्कि फलस्तीनी है। लॉजिस्टिकल मूवमेंट के लिए भी इतना अच्छा इक्विपमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से किया, और इनको जो इतनी बड़ी चोट लगाई है, ये कभी भी इनकी तारीख में नहीं इनको पहले लगी। जी जिस तरह उनकी कैजुअल्टीज हुई हैं और जिस तरह उन्होंने वायलेट किया है,
इन्होंने वो बनाया हुआ था, वो डोम आयरन डोम, कि डोम जो रॉकेट होगा तो उसको वहीं खत्म हो जाएगा, वो भी नाकाम हो गया। उनकी इंटेलिजेंस हम भी उनसे वो लेते रहे इंस्ट्रूमेंट्स जो जासूसी के हैं, वो जी भी फेल हो गया वहां पे। उनकी जो फौज की अलर्टनेस थी वो भी फेल हो गई। यानी उन्होंने ये सबूत दे दिया कि जो मजलूम कौमें होती हैं, बिल्कुल कुचले हुआ लोग होते हैं जिनको आप दबाते रहते हैं, वो भी जब उठ खड़ी होती हैं तो वो आपको खासा नुकसान बिल्कुल पहुंचा सही सकती हैं। अच्छा, है ये कहने के बाद मैं कहूंगा जी कि देखिए इसका नतीजा तो हमें पता है, वो अंधाधुंध बमबारी कर रहे हैं, बच्चे मार रहे हैं, औरतों को मार रहे हैं, कोई वो अस्पतालों की परवाह नहीं कर रहे, किसी की वो नहीं कर रहे। लेकिन ये जो मशरक़ वस्ता के ममालिक थे, जिस तरह यूएई है या बहरीन है, जो इसराइल की तरफ करीब जा रहे थे, जो बच गए हैं, जो नहीं उनके करीब गए, उनको अब सोचना पड़ेगा। ठीक उनको है ये सोचना पड़ेगा कि ये बात खत्म नहीं हुई, फिलिस्तीनियों में भी जान है और वो अपने हकूक के लिए लड़ते रहेंगे, और उन्होंने सबूत दे दिया है सारी दुनिया के आगे। दुरुस्त जंगें जो हैं जी, इस किस्म की जंगें, आज़ादी, ये कमज़ोर दिलों के लिए नहीं होती। जो जैसा आपने पहले कोई किसी का एनालिसिस बताया कि जी वो भी फलाना भी टेररिस्ट, तो ये कमज़ोर दिलों के नहीं होती, ये बहादुरों के लिए बहादुरों होती के है। लिए होता है। और बहादुर अभी भी मौजूद हैं इस दुनिया में। ठीक है जी, ब्रेक के बाद हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे पास एक बेहतरीन पैनल मौजूद है जिसमें ये बातचीत हो रही है कि इस वक्त जो इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें ईरान की भी बात की जा रही है, इंटरनेशनल फोर्स। अब हम डॉक्टर फारूक हसनात साहब की तरफ चलते हैं। जी डॉक्टर साहब, सवाल तो करने वाले बेशुमार हैं। एक तो इस कॉरिडोर पे भी हम बात थोड़ी देर में कर लेंगे। दे विल दिस वॉर एस्केलेट एंड इट विल हैव अ स्पिल ओवर इफेक्ट, और कहाँ तक जाएगा जनाब? देखिए देखिए ये वॉर्स जो हैं फ़लस्तीनियों की, जब 73 को तो वो तो मुल्कों की वॉर्स होती थी, जी जी लेकिन उसके बाद फिर फ़लस्तीनी खुद उठ खड़े हुए, इंतफादा भी हुआ, हाँ जिसमें वो लोगों ने उठ के, बच्चों ने बल्कि उठ के इसराइल को कन्फ्रंट किया। फिर इंतफादा 2 भी हुआ। फिर उसके बाद बड़ी खौफनाक जंगें भी लड़ी गई कुछ साल पहले ही। तो उसमें 1200 फ़लस्तीनी मारे गए थे, जिसमें से 700 बच्चे भी थे। जी जी तो इसी तरह की ये जंग लग रही है। मेरा नहीं ख्याल कि जो फ़लस्तीनी हैं वो किसी की प्रॉक्सी हैं, और वो ईरान के हुक्म के ऊपर या किसी और मुल्क के हुक्म के ऊपर अपनी पॉलिसीज़, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, उसको देख के नहीं बनाते, बल्कि किसी के कहने पे बनाते हैं। जैसे मैंने पहले कहा जी कि हमें थोड़ा-सा गौर से देखना चाहिए जी कि ये जो जंग शुरू हुई है उससे पहले हो क्या रहा था। हाँ जी उससे पहले अगर आप नेट पे चले जाएं, आप देखें, हर रोज जो सेटलर्स हैं वो जमा होते थे मस्जिद अक्सा के हाते में, हाँ जी और वहां पे और वो होते थे इसराइल की फौज की प्रोटेक्शन में। और उस पे ये सारे मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम नहीं कर रहे थे। पाकिस्तान, हमें तो अब जान ही नहीं रही ना, हमारी जी तो अब बात छोड़ दें। लेकिन बाकी जो मुल्क हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। ओआईसी में भी ये मसला था कि आप मस्जिद अक्सा की तौहीन ना करें। ये जो दूसरी ठीक है बात जो मैंने पहले की थी, मैं फिर दोहराऊंगा कि इजराइल की जो पार्लियामेंट है, उनके जो मेंबरान हैं, उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि इजराइल को चाहिए कि वो वेस्ट बैंक को अपने कब्जे में ले ले। जैसे तो ये हमास की नहीं है जंग, ये फलस्तीनियों की जंग है, फलस्तीनियों की। और एग्जैक्टली जो ऑक्यूपाइंग, कॉलोनाइज, जिसने कॉलोनाइज किया हुआ है इनको, तो वो उसकी जंग है। अब मैं छोटी सी बात करूंगा, हमने पाकिस्तान का भी जिक्र किया, ज्यादा मैं नहीं करूंगा, मैं हल्की सी करूंगा। उसमें यह हुआ है कि अभी कल ही ईरान का जो वजीर खारजा है, और तुर्की का वजीर खारजा है, और कतर का जो वजीर खारजा है, और दूसरा, उन्होंने आपस में फोन पे इस मसले को डिस्कस किया है। पहली दफा तारीख में ये हो रहा है जब से पाकिस्तान बना है कि पाकिस्तान को किसी ने नहीं पूछा, जी किसी ने नहीं पूछा। जो आप मशवरा करते हैं और आप एक दो जो लीडर जो हैं उनसे आप बातचीत करते हैं, किसी मुल्क ने पाकिस्तान से अभी तक कोई राब्ता कायम नहीं किया। उससे आप अंदाजा लगा दें कि हमारी इस खत्ते में और दुनिया में की क्या पोजीशन रह गई है। मेरा मेरा अपना ख्याल है कि ये जंग यहाँ तक रहेगी, इसके बीच में और लोग आ जाएंगे, क्योंकि ये जंग अगर फैलेगी तो उसमें बहुत शदीद नुकसान होगा अमेरिकन इंटरेस्ट को भी यहाँ पे। और ठीक है वो नहीं चाहेंगे कि इसमें किसी तरह की वसअत हो। बड़ी मुश्किल से उन्होंने
यूएई को, बहरीन को, और अब वो सऊदी अरेबिया को कायल करने की कोशिश कर रहे थे कि वो नॉर्मलाइज करें ताल्लुकात। अब तो सऊदी का नॉर्मलाइज करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हम्म, बल्कि जो नॉर्मलाइज जिन्होंने किया भी था वो भी सोच रहे होंगे कि हमारी ये किस किस्म की पॉलिसी थी। तो चूंकि उनका ख्याल था कि इसराइल इतना मजबूत है कि ये फ़लस्तीनी बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, तो हमें उनके साथ नॉर्मलाइज ताल्लुकात करने चाहिए। लेकिन जी ये जो हालात हमें नज़र आए हैं, इन्होंने बिल्कुल तारीख का रुख मोड़ दिया है और एक डायमेंशन दे दी है। आप जो बात कर रहे थे टेक्नोलॉजी की, जी फ़लस्तीन ने जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाली जो की है, जो हवा के ऊपर भी जिस तरह जो भी उनके पास था, वो वो बहुत ही इफेक्टिव रही। दूसरी अच्छा बात मैं यहाँ पे कहूँगा कि हिजबुल्लाह, जो कि लबनान की एक ग्रुप है या पार्टी है बहुत बड़ी, उनके पास फ़लस्तीनियों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा हथियार हैं और कहीं ज़्यादा उनकी मैन पावर है। उन्होंने तो पिछली जब जंग हुई थी लबनान की और इसराइल की, इनको 6 दिन के लिए इसराइली की फौजों को रोक के रखा हुआ था बॉर्डर के ऊपर। वो जी जी आगे बढ़ नहीं रहे थे। इतना उन्होंने रेजिस्ट किया था और फिर सीज फायर उनको करनी पड़ी। तो अगर वहां से जंग शुरू हो गई तो इसराइल के पल्ले कुछ नहीं रहेगा। इसराइल बहुत छोटा मुल्क है, हमने उसको हवा बनाया हुआ है अमेरिकन प्रोपेगेंडे के नीचे आके। ठीक है वैसे बहुत छोटा मुल्क है और अमेरिका सबसे ज्यादा जो पैसे और हथियार देता है वो इसराइल को देता है। अगर ठीक है अमेरिका इनके ऊपर से हाथ उठा ले तो ये कुछ भी नहीं है। चलें इनकी 50% से ज्यादा आबादी तो डबल सिटीजन हैं अमेरिका के और इसराइल के, ठीक और है वो यहाँ पे होते ही नहीं है, वो न्यूयॉर्क में होते हैं। च- तो इसलिए ये हमने जो हवा बनाया हुआ था वो हवा अब टूट गया है। सीज फायर होगी डेफिनेटली उसमें, लेकिन उससे बहुत ज्यादा इन्होंने नुकसान पहुंचाना है इसराइलियों ने, क्योंकि इसराइलियों ने हिंदुस्तान की तरह ये सबूत दे दिया कि बहुत वो जालिम है जी और जी कोई वो आगे कुछ नहीं देखते, कोई वो परवाह नहीं करते, ना उनको इंसानियत की परवाह है, ना उनको बच्चों की, ना औरतों की। जो सामने आए उसको गोलियों से उड़ा दो, और सारा कुछ वो ताकत के ऊपर करना चाहते हैं। यहाँ पे एक ठीक मैं बात करूंगा, जी देखिए एक चांस मिला था ऑस्लो अकॉर्ड में, हाँ एक जी एग्रीमेंट हुआ था जिसमें टू नेशन हाँ स्टेट्स दो का रियासतों की बात की किया गई गया थी कि वो अगर, तो वो इसराइल ने सैबोटाज किया ना। और इसराइल के अंदर फिर ये जो जमात आ गई लिकूद पार्टी, जो नेतन्याहू जिसका जी जी कट्टर कट्टर यहूदी राइट विंगर, वो आ गया पावर में। वो कई सालों के में वो उसका वजीर आजम बना हुआ है इसराइल का, जिस तरह के मोदी आ गया हिंदुस्तान में। यानी ये जब राइट विंग आ जाते हैं तो इसमें फिर कोई आप उनसे बातचीत करना या उनसे कोई लॉजिक के ऊपर कोई आप करना, वो फिर नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि उसमें सही बात जिस तरह मोदी है वो कहता है हमने पाकिस्तान से बात ही नहीं करनी, जी हमने जी आना ही नहीं, क्रिकेट खेलने के लिए भी पाकिस्तान नहीं आना। कोई यानी कोई लॉजिकल नहीं होता, चलिए डॉक्टर यही साहब मैं हाल दोबारा आपकी तरफ आता हूँ डॉक्टर साहब मैं ये मालूम करना चाह रहा था आपसे कि एक मिसकंसेप्शन भी पाया जाता है कि हमारे कुछ मुस्लिम ममालिक ऐसे भी हैं जो इसे एक यूनाइटेड या एक यूनिफाइड मुस्लिम कॉज नहीं समझते पैलेस्टीनियन इशू को, और आपस में भी इख्तलाफात काफ़ी शिद्दत रखते हैं। यानी आपका क्या ख्याल है इसमें? देखिए मेरे ख्याल में अगर आप अरब दुनिया को देखें या पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया को देखें तो उसके दो हिस्से हैं। जी एक हिस्सा हुक्मरान है और एक हिस्सा जो स्ट्रीट जिसको आप कहते हैं जो ठीक है अवाम है। जो तो हुकूमत में बैठे हुए हैं वो तो मोस्टली मोस्टली जो अरब हैं वो डिक्टेटर्स हैं, और वो उनको उनको कोई परवाह नहीं है कि वो इंटरेस्ट क्या है, असूल क्या होते हैं। कोई जंग आज़ादी को लड़ रहा है उसकी मदद करनी चाहिए उनको, अपना सिर्फ है कि हमारी इक़्तिदार हमारा रहे, और उसके लिए वो मुख्तलिफ मुआहदे करते हैं। ख़ास तौर पे अमेरिका को बुला लेते हैं, ब्रिटेन को बुला लेते हैं, यूरोपियन से वो करते हैं। तो इसलिए यहाँ हुकूमतें रिस्पॉन्स नहीं कर रही। कई दफ़ा हुकूमतों को रिस्पॉन्स करना पड़ जाता है, जैसे आप सऊदी अरेबिया के आप अखबारात देखें वो कर रहे हैं, बहुत सख्त वो उसको कंडेम कर रहे हैं इसराइल को। इस तरह दूसरे अरब भी कर रहे हैं। वो उनको इसलिए करना पड़ रहा है कि अवाम का मूड देख के, अवाम जो हाँ है वो क्या उनका रुझान किस तरह है। लंदन में जो जिस तरह जला दिया गया है यहूदियों की दुकानें और वहाँ पे जो डैमेज किया गया, अब लंदन का क्या ताल्लुक मिडल ईस्ट के साथ तो नहीं है। तो इसलिए लोगों का बिल्कुल मुख्तलिफ होता है।
और हुकूमतें, ये जो हुकूमतें हैं ख़ास तौर पे, तुर्की ने बड़ा खुल के बयान दिया है, कतर ने भी बयान दिया है। कतर तो पहले भी एक सिंपथाइजर रहा है फ़लस्तीनी कॉज़ जी के साथ। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मैंने जो पहले बात की थी, तो ब्रिगेडियर साहब ने कहा था पाकिस्तान साउथ एशिया का मुल्क है। पाकिस्तान ने सबसे पहला जो डिफेंस एग्रीमेंट किया था 49 में, वो तुर्की के साथ किया था। जी उसके बाद 53 में आपने सेंटो ज्वाइन किया था, जो मिडल ईस्टर्न पैक्ट था, जो पहले बगदाद पैक्ट कहलाता था। फिर आपने आरसीडी बनाई, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, वो ईरान और तुर्की के साथ मिलकर बनाई। ठीक है। इसलिए पाकिस्तान का मशरक़ वस्ता के साथ बहुत ताल्लुक है। मैं खुद मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में रहा हूँ प्रोफेसर, वाशिंगटन डीसी में। और मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट की डेफिनेशन ही ये थी, जब वो डिस्क्राइब करते थे कि मिडल ईस्ट क्या है, तो वो कहते थे फ्रॉम पाकिस्तान टू मोरक्को। इस ठीक ठीक। तरह जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मिडल ईस्टर्न स्टडीज है अमेरिका का दूसरा आधार, दो ही तो वहाँ हैं मिडल ईस्ट के ऊपर रिसर्च सेंटर्स, थिंक टैंक, च- वो भी पाकिस्तान से गिनता है, फ्रॉम पाकिस्तान टू मोरक्को। इसलिए कि आपके कल्चरली, हिस्टोरिकली और इवन स्ट्रेटेजिक जो ताल्लुकात हैं और ताने बाने जुड़े हुए हैं, वो इनके साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा डॉक्टर तो साहब, नाउ वी इसलिए, आर लेकिन जी ये मैं छोटी सी बात करूंगा, मैं ज्यादा नहीं करूंगा, आपको मैं मुसीबत में नहीं डालूंगा। वो इसलिए पाकिस्तान को अहमियत नहीं दे रहे और बात भी नहीं करना चाह रहे कि हमने अपना बेड़ा गर्क खुद किया हुआ है। हमने ठीक है, अपने पॉलिटिकल सिस्टम्स की तहस नहस फेर दी कर है। दी। उसके साथ ही इकोनॉमिकली हम भिखारी बन के उनके आगे हाथ बांध के खड़े हैं। चाहे आप न्यूक्लियर पावर हैं, जो भी, आपने अपनी हैसियत इतनी गिरा दी है। दुरुस्त।